नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर क्लास महावर्ग टेट्रापोडा के बारे में। टेट्रा का मतलब है चार और पोडा का मतलब है पैर या लेग्स। चार पैर पाए जाएंगे या दो जोड़ी पैर पाए जाएंगे। इन जंतुओं में दो जोड़ी युग्मित उपांग या पाद पाए जाते हैं। इनमें गर्डल या मैखलाएं भी पाई जाती है और इनका कंकाल अस्थि से निर्मित होता है, बोन से निर्मित होता है। तीन बातें याद रखनी है। दो जोड़ी पैर्ड अपेंडेज, गर्डल्स या मैखलाएं पाई जाएंगी और इनका एंडोस्केलेटन या इनका कंकाल किससे बना होता है? बोन से। और टेट्रापोडा में चार क्लास आती है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली है एम्फीबिया या उभयचर, दूसरी है रेप्टिलिया जिन्हें सरीसर्प, तीसरी है एवीज या पक्षी और चौथी है मैमल या स्तनधारी। कोर्डेटा फाइलम का सबसे छोटा क्लास, सबसे स्मॉलेस्ट क्लास, सबसे छोटा वर्ग कौन है? उभयचर। एक क्वेश्चन ये भी। फाइलम कोर्डेटा का सबसे छोटा वर्ग, छोटा क्लास कौन है? एम्फीबिया या उभयचर। चार क्लास है टेट्रापोडा में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो आइए दोस्तों, पहली क्लास के बारे में शुरू करते हैं, एम्फीबिया या उभयचर। देखिए, टेट्रापोडा की पहली क्लास एम्फीबिया या उभयचर, नाम से ही पता लग रहा है ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में पाए जाए। उभयचर, दोनों जगह रहने वाले, जल में भी रहें और स्थल में भी रहें। संघ या फाइलम कोर्डेटा का सबसे छोटा क्लास है एम्फीबिया या उभयचर। इसमें लगभग 3000 स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती है और इन 3000 प्रजातियों में से लगभग 2600 प्रजातियां एम्फीबिया क्लास का एक गण है, एक ऑर्डर है जिसका नाम है सेलियंसिया या एन्यूरा, उसमें पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि एम्फीबिया में लगभग 3000 स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती है। उन 3000 में से लगभग 2600 प्रजातियां तो एम्फीबिया के एक ऑर्डर में ही पाई जाती है और उस ऑर्डर या गण का नाम है सेलियंसिया या एन्यूरा। आप यूं भी कह सकते हैं कि क्लास एम्फीबिया या उभयचर का सबसे बड़ा ऑर्डर या गण कौन सा है? सेलियंसिया या एन्यूरा। एम्फीबिया जल और स्थल दोनों आवासों में पाए जाते हैं, इसलिए नाम एम्फीबिया या उभयचर है। इनका शरीर हेड व ट्रंक में विभाजित होता है और कुछ जीवों में टेल भी प्रेजेंट होती है, पूंछ भी प्रेजेंट होती है, पूंछ भी पाई जाती है। एम्फीबिया के जीवों में जो स्किन होती है, त्वचा, वो सल्क विहीन होती है, स्केललेस होती है। एम्फीबिया के जीवों में बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। अपवाद स्वरूप सल्क धसे होते हैं या अंदर धसे सल्क पाए जाएंगे इक्थियोफिस में। इक्थियोफिस किस क्लास का सदस्य है? एम्फीबिया का। तो क्लास एम्फीबिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोर्डेटा का सबसे छोटा क्लास है, इसमें 3000 प्रजातियां पाई जाती है। 3000 में से 2600 तो इसके एक गण सेलियंसिया या एन्यूरा में पाई जाती है और हेड और ट्रंक में इसके जीव बटे होते हैं। कुछ जीवों में टेल भी प्रेजेंट होती है। स्किन पर, त्वचा पर स्केल या सल्क नहीं होगा। कोई भी बाह्य कंकालीय संरचना, एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होगी। और अपवाद स्वरूप एक जीव है इक्थियोफिस, इसमें सल्क पाए जाते हैं अंदर धसे हुए। दोस्तों, हम एम्फीबिया के बारे में बात कर रहे थे। एम्फीबिया को प्रथम स्थलीय कोर्डेट जंतु भी कहा जाता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कोर्डेट एनिमल। प्रथम या पहली बार स्थल पर कोई कोर्डेट आया या रहने लगा तो उसका नाम है एम्फीबिया या एम्फीबिया के जंतु। तो प्रथम स्थलीय कोर्डेट जंतु कौन है? एम्फीबिया के जंतु। और ये जंतु
जल से निकलकर भूमि पर आए, परंतु ये स्थल पर रहने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि ये जंतु जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनके अंडों में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। एम्फीबिया के जंतु जनन के लिए उनको जल में रहना जरूरी है, क्योंकि अंडे अगर ये स्थल पे दे दें तो वेपोराइज हो जाएगा अंडे के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होगा और उससे नई संतान पैदा नहीं हो पाएगी। प्रथम स्थलीय कोर्डेट जंतु कौन है? एम्फीबियन। ये जंतु जल से निकलकर भूमि पर तो आए, लेकिन पूरी तरीके से स्थल के लिए अनुकूलित नहीं हो पाए। कारण ये है कि इनके अंडों पर कोई विशेष प्रकार का आवरण नहीं है जो वाष्पोत्सर्जन रोक सके। बात करें इनकी त्वचा नम और चिकनी होती है। त्वचा के ठीक नीचे श्लेष्म ग्रंथियां म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, और ये श्लेष्मा या म्यूकस द्वारा त्वचा को नम बनाए रखती है, और ये त्वचा श्वसन के लिए सहायक होती है। एम्फीबियन की जो स्किन है वो रेस्पिरेशन या श्वसन में मदद करती है, सहायक होती है। अब अगर स्किन को श्वसन के लिए सहायक होना है तो उसको नम होना जरूरी है, इसलिए स्किन के ठीक नीचे म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो श्लेष्मा द्वारा स्किन को नम रखती है ताकि वो श्वसन के लिए सहायक सिद्ध हो सके। त्वचा में एक और क्वालिटी है, वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंट सेल पाई जाती है, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। एम्फीबियन जीवों की स्किन में क्रोमेटोफोर पाई जाती है। क्रोमेटोफोर क्या है? वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंटेड सेल है। कुछ एम्फीबियन में त्वचा के रंगों को बदलने के लिए वर्णक कोशिकाओं में कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है, ये याद रखना है। कुछ एम्फीबियन में त्वचा का रंग बदला भी जा सकता है पिगमेंटेड सेल में कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंशन द्वारा, और इसे कहते हैं मेटाक्रोसिस। रंग बदलने की क्षमता क्या कहलाएगी, या प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाएगी? मेटाक्रोसिस। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंशन होता है पिगमेंटेड सेल का। ये पिगमेंटेड सेल एम्फीबिया की स्किन में पाई जाएगी। कुछ जंतुओं की त्वचा में पॉइजन ग्लैंड या विष ग्रंथियां भी पाई जाती है। इसका उदाहरण है ब्यूफो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्यूफो की स्किन में पॉइजन ग्लैंड या विष ग्रंथियां पाई जाती है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम स्थलीय कोर्डेट जंतु कौन है? एम्फीबियन। इससे पहले अगर आप बात करेंगे तो पिसीज है, तो पिसीज तो वाटर में रहती है। पहली बार कोई एनिमल है जो स्थल या टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की तरफ आया है, लेकिन पूरी तरह उसके अनुरूप अनुकूलित नहीं हो पाया है। कारण क्या है कि अंडों के ऊपर कवच नहीं है, तो वाष्पोत्सर्जन से रोका नहीं जा सकता। बात करें त्वचा की, तो श्वसन में सहायक होने के लिए त्वचा को नम और चिकनी बनाए रखने का काम श्लेष्म ग्रंथियां करती है। त्वचा में पिगमेंटेड सेल होती है जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। इन क्रोमेटोफोर में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन के द्वारा मेटाक्रोसिस होती है, जिससे ये अपनी त्वचा का रंग बदल देते हैं। ब्यूफो के अंदर त्वचा में पॉइजन ग्लैंड या विष ग्रंथियां भी पाई जाती है। दोस्तों, क्लास एम्फीबिया या उभयचरों में दो जोड़ी पैर या पाद पाए जाते हैं, और इनमें गर्डल्स या मेखलाएं भी पाई जाती है। अपेंडेजेस या पाद भी होंगे और गर्डल्स भी होंगी। ये जो दो जोड़ी पाद और गर्डल या मेखलाएं हैं, ये एम्फीबिया के जीवों में सामान्यतः उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के या उपास्थि के। इनकी जो डिजिट होती है, उन डिजिट पर नखों या नेल्स या पंजों का पूर्ण अभाव होता है। गर्डल्स और पाद होंगे दो जोड़ी, उपास्थि के बने होंगे।
उंगलियों पर नाखून और पंजों का पूरी तरीके से अभाव होगा। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जबड़ों का जो सस्पेंशन है, जो निलंबन है, वो ओटोस्टाइलिक प्रकार का होता है। क्लास एम्फीबिया के जीवों में जो जबड़े हैं उनका सस्पेंशन या निलंबन कैसा होगा? ओटोस्टाइलिक। और दांत चबाने का काम नहीं करते। दांत पाए जाते हैं लेकिन चबाने का काम नहीं करते। यहाँ से एक चीज़ याद रख लें, दांत होने से ही चबाने का काम नहीं होगा। दांत चबाने में काम तभी आएंगे जब कठोर तालु या हार्ड पैलेट का निर्माण हो जाएगा। एम्फीबिया के जीवों में दांत है लेकिन वो चबाने में काम नहीं आते हैं। अब देखिए दांत कैसे होते हैं। प्लूरोडोंट पार्श्वदंती, मसूड़ों से पार्श्व की तरफ जुड़े हुए। होमोडोंट समदंती, सारे दांत समान प्रकार के। पोलीफायोडोंट जिसे बहुबार दंती, दांत जीवन काल में एक या दो से अधिक बार आए, इसे कहेंगे बहुबार दंती। एम्फीबिया में दांतों के प्रकार जरूर याद रखें। देखिए अगर कहाँ दांत लगे हुए हैं उसके हिसाब से प्लूरोडोंट, कितने प्रकार के दांत है उस हिसाब से होमोडोंट, सभी एक प्रकार के, और जीवन काल में कितनी बार आते हैं इस आधार पर पोलीफायोडोंट। तो एम्फीबिया के जीवों में प्लूरोडोंट, होमोडोंट और पोलीफायोडोंट टाइप के दांत होंगे। आहारनाल सुविकसित होती है और इनमें अवस्कर या क्लोएका के माध्यम से बाहर खुलती है। एम्फीबिया के जीवों में भी अवस्कर या क्लोएका पाया जाएगा। एक कॉमन छिद्र होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक्सक्रेशन, जो डाइजेस्टिव एक्सक्रेशन है उसके लिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज विकसित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। देखिए दो जोड़ी पैर और गर्डल प्रेजेंट, किसकी बनी? उपास्थि की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेल और पंजे बिल्कुल एब्सेंट। जबड़ों का निलंबन ओटोस्टाइलिक, दांत चबाने में काम नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक तालु या पैलेट नहीं बना है। दांत का टाइप प्लूरोडोंट, होमोडोंट और पोलीफायोडोंट। अवस्कर या क्लोएका होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज विकसित होते हैं। फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। ये बात जरूर याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर मेंढक से या फ्रॉग से या एम्फीबिया से रिलेट करके आएगा तो रेस्पिरेशन से आता है। एम्फीबिया के जीवों में श्वसन या रेस्पिरेशन क्यूटेनियस, फेरेंजियल कैविटी द्वारा या बक्कल कैविटी द्वारा, बक्कल फेरेंजियल कैविटी द्वारा, गिल्स द्वारा और लंग्स द्वारा, चार प्रकार से एम्फीबिया के जीवों में रेस्पिरेशन हो सकता है। क्यूटेनियस त्वचा के द्वारा, बक्कल फेरेंजियल कैविटी मुख गुहा ग्रसनी या मुख ग्रसनी गुहा द्वारा, गिल्स द्वारा और लंग्स द्वारा। इन चारों प्रकार के द्वारा एम्फीबिया के जीवों में रेस्पिरेशन होगा। क्यूटेनियस त्वचा द्वारा, बक्कल फेरेंजियल कैविटी द्वारा, मुख ग्रसनी गुहा द्वारा, गिल्स द्वारा और फेफड़ों द्वारा। और इनमें डायराइनस कंडीशन होती है, दो नासा छिद्र पाए जाते हैं। ये बात है क्लास एम्फीबिया के बारे में। श्वसन कितने प्रकार से होता है एक बार फिर कह रहा हूँ। क्यूटेनियस त्वचा द्वारा, बक्कल फेरेंजियल कैविटी द्वारा, गिल्स द्वारा और लंग्स द्वारा, और नासा छिद्र डायराइनस कंडीशन में होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें सलाइवरी ग्लैंड नहीं पाई जाएगी। एनएस की जगह क्या पाया जाएगा? क्लोएका पाया जाएगा। दांत प्लूरोडोंट, होमोडोंट या पोलीफायोडोंट होते हैं। रेस्पिरेशन एम्फीबिया में कैसे होगा? त्वचा द्वारा, बक्कल फेरेंजियल कैविटी द्वारा, गिल्स द्वारा और लंग्स द्वारा। चार तरीके से आपको इसमें श्वसन मिल सकता है। और नासा छिद्रों के बारे में बात करें तो डायराइनस कंडीशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एम्फीबिया में रक्त परिसंचरण तंत्र से कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इनका हार्ट त्रिकक्षीय होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इस 3 चैम्बर वाले हार्ट में भी साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टीरियोसस भी सुविकसित होते हैं। और बात करें इनकी आरबीसी की तो आरबीसी केंद्रक युक्त होती है।
बाई कॉन्वेक्स होती है, दोनों तरफ से उत्तल, उभयोतल, दोनों तरफ से उत्तल होती है। ये देखिए ऐसे, इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स, या अंडाकार भी कह सकते हैं। एम्फीबिया की आरबीसी केंद्रक युक्त। हिंदी में बात करें दोनों तरफ से उत्तल को क्या लिखेंगे? उभयोतल। बाई कॉन्वेक्स अंग्रेजी में, और इसे अंडाकार भी कह सकते हैं। क्लास एम्फीबिया में एक पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना केवा, दो अग्र महाशिरा, दो सुपीरियर वेना केवा और 3 जोड़ी महाधमनी चाप, जिसको आर्क ऑफ ओर्टा भी कहते हैं, पाए जाते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, ये दोनों जोड़ी में नहीं है, एक पश्च महाशिरा और 2 अग्र महाशिरा और 3 जोड़ी महाधमनी चाप होते हैं। अगर बात करें सभी वर्टिब्रेट्स की, तो इन सभी वर्टिब्रेट्स की तुलना में एम्फीबियन की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? क्लास एम्फीबिया के जीवों की। एम्फीबिया के जीवों के बारे में हम बात करें, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए आपको पता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र, और रीनल पोर्टल सिस्टम, वृक्क निवाहिका तंत्र, दोनों पाए जाते हैं। आगे देखिए स्केलेटन सिस्टम के बारे में या कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों, एम्फीबिया में जो स्कल है उसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। इससे पहले हमने फिशीज के बारे में बात करी, जिसमें एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता था। फिशीज में केवल एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इसलिए उनकी कपाल को, स्कल को मोनोकोंडाइलिक स्कल कहा जाता था। फिशीज की स्कल को मोनोकोंडाइलिक स्कल। लेकिन एम्फीबिया में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, और ये दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रथम कशेरुका एटलस से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार की स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। एम्फीबिया में पाए जाने वाले दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रथम कशेरुका एटलस से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार की स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है। कहने का मतलब फिशीज की स्कल मोनोकोंडाइलिक क्योंकि एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और एम्फीबिया की स्कल डाइकोंडाइलिक क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और पहली वर्टिब्री एटलस। पहली वर्टिब्री का नाम भी आपको याद रहेगा, एम्फीबिया में पहली वर्टिब्री का नाम है एटलस। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सेंट्रम के आधार पर या आकृति के आधार पर जो कशेरुकाएं हैं, जो वर्टिब्री है, वो एम्फीबिया में अग्रग्रथि या प्रोसीलस होती है। आगे की तरफ गर्थ और पीछे की तरफ ऐसे। तो एंटीरियर पार्ट, अग्रभाग ऐसे कॉनकेव और पश्च भाग कॉन्वेक्स। एंटीरियर पार्ट कॉनकेव और पोस्टीरियर पार्ट कॉन्वेक्स होता है। ऐसी वर्टिब्री कहलाएगी अग्रगर्ती या प्रोसीलस, और इसका एग्जाम्पल है क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के जीवों में रिब्स या पसलियां नहीं पाई जाती है, और अगर पाई भी जाती है तो वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। इनका अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन अस्थि या बोन का बना, और जो क्रेनियम है, कपाल है, वो कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम एम्फीबिया में, यहाँ से 3 चैम्बर्ड हार्ट, आरबीसी के बारे में, 3 जोड़ी महाधमनी चाप, सबसे बड़ी आरबीसी, और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों प्रेजेंट। फिशीज में मोनोकोंडाइलिक, स्केलेटल सिस्टम एम्फीबिया में डाइकोंडाइलिक, और दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पहली कशेरुका एटलस से जुड़े, और सेंट्रम के आधार पर वर्टिब्री प्रोसीलस या अग्रगर्ती प्रकार की होती है। दोस्तों, एम्फीबिया के स्केलेटल सिस्टम में मैं आपको बता रहा था कि इनमें रिब्स या फसलियां नहीं होती है, और अगर होती भी है तो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। देखिए, एम्फीबिया में फसलियां या रिब्स नहीं पाई जाती। यदि रिब्स पाई भी जाती है तो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती। एम्फीबिया का अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन अस्थियों से निर्मित होता है, और इसका क्रेनियम या कपाल कार्टिलेज या उपास्थि से निर्मित होता है।
स्केलेटल सिस्टम के बाद हम बात करते हैं संवेदी तंत्र या सेंसरी सिस्टम की। क्लास एम्फीबिया में विकसित मस्तिष्क या डेवलप ब्रेन पाया जाता है और मछलियों की तरह इनमें भी क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी होती है। मेंढक का जो लार्वा होता है जिसे टेडपोल कहते हैं, उसमें लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम पाया जाता है। जब पीसीज मैंने आपको बताया तब मैंने आपको पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र बताया था। ऐसा ही एक सिस्टम टेडपोल में भी पाया जाता है, लेकिन कायांतरण के पश्चात ये सिस्टम विलुप्त हो जाता है, इसीलिए एडल्ट में एब्सेंट होगा। कहने का मतलब मेंढक के लार्वा टेडपोल में तो लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, लेकिन एडल्ट में एब्सेंट होगा, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के दौरान यह सिस्टम विलुप्त हो जाता है। बात करें कान की या कर्ण की, तो मध्य कर्ण और अंतःकर्ण पाए जाते हैं। कान के 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एम्फीबिया में मध्य कर्ण मिडल ईयर, अंतःकर्ण इंटरनल ईयर दोनों पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। अगर बात करें पेशीज की, तो पेशीज में केवल इंटरनल ईयर उपस्थित होता था। मछलियों में केवल आंतरिक कर्ण, अब एम्फीबिया में मध्य कर्ण भी हो गया, एक्सटर्नल जो ईयर है वो एब्सेंट है एम्फीबिया में। और पीसीज में केवल इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट होगा, मिडल और एक्सटर्नल दोनों एब्सेंट होंगे। एम्फीबिया के मिडल ईयर में टिम्पैनम या कान का पर्दा तथा केवल एक कर्ण अस्थिका पाई जाती है और इसे कोलुमेला ऑरिस कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लास एम्फीबिया के जीवों के मिडल ईयर या मध्य कर्ण में पाई जाने वाली अस्थि का क्या नाम है, हड्डी का क्या नाम है? कोलुमेला ऑरिस। बात करें आई की या नेत्र की, तो नेत्र पलक युक्त होते हैं। सेंसरी सिस्टम के बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एम्फीबिया में किडनी एक जोड़ी होती है, 1 पेयर। मीजोनेफ्रिक किडनी होगी, जिसे ओफिस्टोनेफ्रिक भी कह सकते हैं, और इनमें यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होता है। दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में एंडोस्केलेटन बोन का और क्रेनियम कार्टिलेज का स्टर्नम में जुड़ी हुई रिब्स नहीं पाई जाएगी, या तो रिब्स होगी नहीं, अगर होगी भी तो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होगी। लेटरल लाइन सिस्टम टेडपोल में होगा, एडल्ट में विलुप्त हो जाएगा। कान की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा, केवल मिडल ईयर और इंटरनल ईयर होंगे, और मिडल ईयर में कोलुमेला ऑरिस नाम की हड्डी पाई जाती है। किडनी एक जोड़ी, और किस टाइप की किडनी होती है एम्फीबिया में? मीजोनेफ्रिक, जिसको ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है। एम्फीबिया में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ, बात करें लार्वा की, तो लार्वा अमोनिया उत्सर्जित करता है और वयस्क यूरिया उत्सर्जित करता है। एग्जाम्पल के लिए मेंढक ही ले लीजिए, मेंढक का लार्वा टेडपोल अमोनिया उत्सर्जित करेगा और वयस्क मेंढक यूरिया उत्सर्जित करेगा। एम्फीबिया के जंतु कोल्ड ब्लडेड, असमतापी या पोइकिलोथर्मिक, या इसी को एक्टोथर्मिक कहते हैं, या ये होते हैं। एम्फीबिया के जीव, ये चारों टर्म का मतलब एक ही है, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी, पोइकिलोथर्मिक, एक्टोथर्मिक। जैसा बाहर का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट, वैसा ही शरीर के अंदर का तापमान कर लेते हैं। ऐसे जीव एक्टोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, असमतापी या कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। एक नोट है, अनफेवरेबल वातावरण में या कंडीशन में अधिक ताप या शीत से बचने के लिए ये जमीन के अंदर चले जाते हैं। अधिक ताप से बचने के लिए जो निष्क्रियता है उसे ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन, और कम ताप या शीत से बचने के लिए जो निष्क्रियता है उसे शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। गर्मियों में जमीन के अंदर जाएंगे एस्टिवेशन, और सर्दियों में जाएंगे हाइबरनेशन। याद रखना है, एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता और हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इनके सभी जंतु एकलिंगी होते हैं, जननांग सुविकसित,
नर में मैथुन के लिए कोई अंग नहीं होता और मादाएं अंडज या ओवीपेरस होती है। एकलिंगी, जननांग सुविकसित, नर में मैथुन के लिए कोई अंग नहीं, मादाएं अंडज या ओवीपेरस होगी। निषेचन जो होगा एम्फीबिया के जीवों में एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन होता है। जलीय वातावरण में आवास प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। मैंने आपको कहा था एम्फीबिया के जीव पूरी तरह स्थलीय वातावरण के लिए अनुकूलित नहीं हो पाए क्योंकि इनमें बाह्य निषेचन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ये जल में रहे, वाटर में रहे। देखिए एक बात और ध्यान से सुन ले, एम्फीबिया के जंतु जो भी जल में रहेंगे वो फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में रहेंगे। कोई भी जीव मैराइन वाटर या समुद्री जल में नहीं होगा। ये देखिए, तो जलीय वातावरण में आवास प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। परिवर्तन इनडायरेक्ट होता है। सैलामेंडर का लार्वा एक्सोल्टल और मेंढक का लार्वा टेडपोल होता है। मेंढक का लार्वा टेडपोल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सैलामेंडर का लार्वा एक्सोल्टल याद रखना है। अंडों के प्रकार में बात करें तो मध्यम पीतकी, ध्रुव या गोलार्ध पीतकी होते हैं। मध्यम पीतकी मीजोलैसितल, जो यॉक की अमाउंट है वो मध्यम होती है। ध्रुव या गोलार्ध पीतकी जिसमें 2 पोल होते हैं और क्लीवेज या विदलन पूर्णभंजी असमान अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है। एम्फीबिया के जीवों का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, कार्बोनिफेरस और एम्फीबियन एन एमनियोटा में आते हैं क्योंकि इनमें एमनियोन झिल्ली अनुपस्थित होती है। और एम्फीबियन का आवास सदैव फ्रेश वाटर में या स्वच्छ जल में होता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, स्वर्णयुग, कार्बोनिफेरस, विदलन, ये इंपॉर्टेंट है। विदलन पूर्णभंजी असमान अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीजोलैसितल या टीलोलैसितल अंडे होंगे जिन्हें ध्रुव या गोलार्ध पीतकी भी कहते हैं। लार्वा मेंढक का टेडपोल, एक्सोल्टल किसका है? सैलामेंडर का। जब लार्वा बनेंगे तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया और जलीय वातावरण प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि इनमें बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मादाएं अंडज होगी, नर में कोई भी मैथुन के लिए अंग नहीं होगा, सभी एकलिंगी होती है। अधिक तापमान में जमीन के अंदर जाएंगे, ग्रीष्म निष्क्रियता जिसे एस्टिवेशन, कम तापमान पर जाएंगे शीत निष्क्रियता, उसे हाइबरनेशन कहेंगे। और एम्फीबिया के जंतु कोल्ड ब्लडेड, असमतापी, पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक होते हैं। क्लास एम्फीबिया से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। दोस्तों मैंने आपको हर बार कहा है कि किसी भी क्लास का या किसी भी फाइलम का अगर आपको क्लासिफिकेशन देखना है तो उसके क्लासिफिकेशन का आधार या बेसिस आपको पता होना चाहिए। क्लास एम्फीबिया या उभयचरों के वर्गीकरण का आधार उनमें पूंछ या पाद की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनको 3 गणों में 3 ऑर्डर में बांटा गया है। क्लास एम्फीबिया को 3 गणों में या ऑर्डर में बांटा गया है। एम्फीबिया क्लास है, उसको पूंछ और पाद की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 3 ऑर्डर या गणों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? पूंछ या पाद की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। किसमें बांटा है क्लास, किसमें बटेगी? ऑर्डर्स या गण में। पहला ऑर्डर है या गण है जिम्नोफियोना या एपोडा, जिम्नोपियोना या एपोडा। दूसरा जो गण या ऑर्डर है कोडेटा या यूरोडेला। याद रखें ये कोर्डेटा नहीं है, कोडेटा, कोडेटा और यूरोडेला। और तीसरा गण है एन्यूरा या सेलियंसिया, एन्यूरा या सेलियंसिया। क्लास एम्फीबिया के 3 ऑर्डर या गण हैं। पहला जिम्नोफियोना जिसका दूसरा नाम है एपोडा, दूसरा गण है कोडेटा जिसको यूरोडेला भी कहते हैं और तीसरा है एन्यूरा जिसको सेलियंसिया भी कहते हैं। दोस्तों क्लास एम्फीबिया में लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 2600 प्रजातियां अकेले गण एन्यूरा में पाई जाती है। इन तीनों गणों में मिलाकर 3000 प्रजातियां पाई जाती है जिसमें अकेले एन्यूरा या सेलियंसिया में 2600 प्रजातियां होती है। इसीलिए
एन्यूरा या सेलियंसिया को लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया कहा जाता है। क्लास एम्फीबिया का सबसे बड़ा ऑर्डर या गण कौन है? एन्यूरा या सेलियंसिया, याद रखना है। तो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया किसको कहेंगे? एन्यूरा या सेलियंसिया। टोटल एम्फीबिया में कितनी प्रजातियां हैं? 3000, जिसमें से 2600 इसमें पाई जाएगी। और पूंछ और पाद की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर क्लास एम्फीबिया को 3 ऑर्डर में बांटा गया है, जिम्नोफियोना, कोडेटा और एन्यूरा। जिम्नोफियोना को ही अपोडा कहते हैं, कोडेटा को यूरोडेला और एन्यूरा को सेलियंसिया कहते हैं। ऑर्डर नंबर जो फर्स्ट है उसे कह रहे हैं जिम्नोफियोना या अपोडा। इसमें पाद या मेखलाएं अनुपस्थित। जिम्नोफियोना या अपोडा में पाद या मेखलाएं अनुपस्थित। इनका शरीर पतला और लंबा होता है और ये नम भूमि में बिल बनाकर रहते हैं। अपोडा जिसमें पैर नहीं है, तो पाद और मेखलाएं अनुपस्थित, शरीर पतला और लंबा, नम भूमि में बिल बना के रहते हैं। इनका सिर कठोर होता है जो इनको बिल बनाने में सहायता करता है और इनका शरीर कृमिनुमा या वर्म लाइक होता है। इनकी त्वचा सल्क युक्त होती है तथा सल्क त्वचा में धसे रहते हैं। इनमें टिम्पेनम या मध्य कर्ण अनुपस्थित होता है। ये था ऑर्डर जिम्नोपियोना के बारे में, जिसे अपोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अगर आप इस बात को ध्यान से देख पा रहे हैं तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया में 3 महत्वपूर्ण लक्षण, इनमें पाद और मेखलाएं प्रेजेंट होगी, इनमें त्वचा सल्कविहीन होगी, त्वचा पर सल्क नहीं होंगे तो गर्त में धसे हुए, और टिम्पेनम और मध्य कर्ण प्रेजेंट होता है और मध्य कर्ण में कोलुमेला ओरिस नाम की बोन या हड्डी होती है। ये तो एम्फीबिया के कैरेक्टर है। अब एम्फीबिया का ही एक ऑर्डर है जिम्नोपियोना या अपोडा, जिसमें इसके अपोजिट है। देखो, एम्फीबिया में पाद और मेखलाएं प्रेजेंट होती है, लेकिन जिम्नोपियोना या अपोडा में पाद और मेखलाएं अनुपस्थित होती है। तो क्लास एम्फीबिया के कौन से ऑर्डर में पाद और मेखलाएं अनुपस्थित होती है? तो आपका जवाब होगा जिम्नोपियोना और अपोडा। एम्फीबिया में त्वचा पर सल्क नहीं होते, लेकिन जिम्नोपियोना या अपोडा जो ऑर्डर है उसमें त्वचा पर सल्क होते हैं, बस सल्क त्वचा के अंदर धसे होते हैं। एम्फीबिया क्लास में टिम्पेनम, कान का पर्दा और मध्य कर्ण पाया जाता है और मध्य कर्ण में कोलुमेला ओरिस हड्डी होती है, लेकिन इसका ऑर्डर है जिम्नोपियोना या अपोडा, जिसमें टिम्पेनम और मध्य कर्ण मिडल ईयर अनुपस्थित होता है। ये 3 लक्षण आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जिम्नोपियोना या अपोडा ऑर्डर है क्लास एम्फीबिया का, जिसमें पाद या मेखलाएं अनुपस्थित होती है। दूसरी बात, त्वचा पर सल्क होते हैं जो त्वचा में धसे रहते हैं। और तीसरी, टिम्पेनम और मध्य कर्ण मिडल ईयर अनुपस्थित होता है। ये तीनों लक्षण आपको इसलिए याद रखने हैं कि एम्फीबिया में आप बात करेंगे तो पाद और मेखलाएं प्रेजेंट होती है, जबकि इसकी ऑर्डर जिम्नोपियोना या अपोडा में अनुपस्थित होती है। त्वचा पर सल्क नहीं होते, लेकिन इसकी जिम्नोपियोना या अपोडा जो ऑर्डर है उसमें त्वचा पर सल्क होते हैं, बस वो अंदर धसे रहते हैं। और तीसरा, एम्फीबिया में टिम्पेनम और मध्य कर्ण प्रेजेंट होता है और मध्य कर्ण में एक हड्डी कोलुमेला ओरिस होती है, लेकिन जिम्नोपियोना या अपोडा में टिम्पोनम और मध्य कर्ण दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इस तरीके से चीज़ों को या कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करके देखेंगे तो ही एग्जाम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। ऑर्डर जिम्नोपियोना या अपोडा, इसके बारे में आप जानते हैं कि इसमें पाद और मेखलाएं एब्सेंट होती है। सल्क इसकी त्वचा के अंदर धसे हुए होते हैं। एकमात्र ऑर्डर है एम्फीबिया का जिसमें सल्क होंगे। और तीसरी बात, इनमें क्या है कि मध्य कर्ण और टिम्पेनम अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें नेत्र पाए जाते हैं। जिम्नोपियोना या अपोडा में नेत्र पाए जाते हैं, लेकिन स्थायी रूप से ये त्वचा से ढके रहते हैं। जीभ एब्सेंट होती है और जिन जीवों में जीभ अनुपस्थित हो उनके लिए एक टर्म है सीसीलियन, जिह्वा रहित। देखो, इनमें टिम्पेनम या मध्य कर्ण भी अनुपस्थित
और आंखें हैं लेकिन उनके ऊपर त्वचा से स्थायी रूप से ढकी रहती है। अब कान भी नहीं है और आंखें हैं तो त्वचा से ढकी हुई है तो भी देख नहीं पाते, इसलिए इन्हें ब्लाइंड या डीप वर्म या अंधे व बहरे कृमि कहा जाता है। ब्लाइंड या डीप वर्म के नाम से किसको जाना जाता है? क्लास एम्फीबिया के ऑर्डर जिम्नोपियोना या अपोडा को, क्योंकि इनमें आंखें होती तो है लेकिन त्वचा द्वारा स्थायी रूप से ढकी रहती है और मध्य कर्ण और टिम्पैनम कान का पर्दा अनुपस्थित होता है, इसलिए इन्हें ब्लाइंड या डीप वर्म कहा जाता है। श्वसन की बात करें तो लार्वा गिल्स द्वारा और वयस्क फेफड़ों द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है इक्तायोफिस। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं अपोडा में, इक्तायोफिस, एपोडीन और यूरियोटिफिलिस। जो इक्तायोफिस है उसके बारे में एक चीज़ और याद रखनी है, पेरेंटल केयर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें नर और मादा अंडे के चारों तरफ एकांतर क्रम में आवरण बनाती है। पहले मादा आवरण बनाएगी, फिर उसके ऊपर नर आवरण बनाएगा, फिर मादा आवरण। ऐसे अंडे के चारों तरफ नर और मादा एकांतर रूप से आवरण बनाती है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। इक्तायोफिस, एपोडीन और यूरियोटिफिलिस, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? ऑर्डर जिम्नोपियोना या अपोडा का। देखिए, इक्तायोफिस पेरेंटल केयर का भी एग्जाम्पल है। जिम्नोपियोना या अपोडा को ब्लाइंड या डीप वर्म भी कहा जाता है। जिह्वा नहीं है इसलिए सीसिलियन शब्द का भी इस्तेमाल हो सकता है। लार्वा में गिल्स द्वारा और वयस्क में फेफड़ों द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ऑर्डर जिम्नोपियोना और अपोडा के बाद एम्फीबिया का दूसरा ऑर्डर या गण है कोडेटा, या जिसे यूरोडेला भी कहा जाता है। कोडेटा या यूरोडेला, यूरो शब्द टेल के लिए होता है। तो देखिए, यूरोडेला, पहली इंपॉर्टेंट बात, इनमें सुविकसित पूंछ पाई जाती है। पाद और मेखलाएं सुविकसित होती है। ट्रंक का आकार लंबा होता है इसलिए कशेरुकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑर्डर कोडेटा या यूरोडेला में कशेरुकों की संख्या अधिक होती है क्योंकि ट्रंक का आकार लंबा होता है। पाद और मेखलाएं सुविकसित होती है और इनमें सुविकसित पूंछ पाई जाती है। अग्र और पश्चपाद आकार में लगभग समान होते हैं। देखिए, 3 ऑर्डर है। पहले वाले में तो पाद और मेखलाएं होती ही नहीं है, बचे 2। एन्यूरा या सैलेंसिया जो तीसरा ऑर्डर है उसमें मेंढक होता है जिसमें अग्रपाद छोटे और पश्चपाद उसकी तुलना में बड़े होते हैं। लेकिन दूसरा ऑर्डर कोडेटा या यूरोडेला है, इसमें अग्रपाद और पश्चपाद आकार में लगभग समान होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। एक महत्वपूर्ण बात, कोडेटा या यूरोडेला के जीव ज्यादातर नियोटेनी प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब लार्वा में ही जननांग विकसित हो जाते हैं, इसलिए इनमें उत्सर्जन अमोनिया का ही होगा। जनरली तो ऐसा होगा ना कि लार्वा में अमोनिया और एडल्ट में यूरिया उत्सर्जित करते हैं एम्फीबिया के जीव, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि लार्वा ही जननांग विकसित कर लेता है नियोटेनी। इस कारण कोडेटा या यूरोडेला के सदस्य का उत्सर्जन अमोनिया क्या होगा? अमोनोटेलिक। श्वसन वही लार्वा में गिल्स द्वारा और वयस्क में किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। लार्वा, सैलामेंडर का लार्वा क्या होता है? एक्सोल्टल। ये ऑर्डर कोडेटा या यूरोडेला का लार्वा है, एक्सोल्टल, और अधिकांश जंतु नियोटेनी प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, कोडेटा या यूरोडेला के अधिकांश जंतु नियोटेनी प्रदर्शित करते हैं। इनका लार्वा एक्सोल्टल होता है, वयस्क में फेफड़ों द्वारा और लार्वा में गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा। अगर कोई वयस्क है तो यूरिया उत्सर्जित करेगा, लेकिन ज़्यादातर जीव नियोटेनी प्रदर्शित करते हैं। अग्र और पश्चपाद आकार में समान। कशेरुकों की संख्या कंपैरेटिव या तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, कारण है ट्रंक का आकार लंबा होना। पाद और मेखलाएं सुविकसित। यूरोडेला नाम से पता लगेगा कि सुविकसित पूंछ पाई जाती है। एम्फीबिया का ऑर्डर है कोडेटा, जिसे यूरोडेला भी कहा जाता है। इसमें सुविकसित पूंछ होती है और इसका एग्जाम्पल जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। कोडेटा या यूरोडेला के बारे में, एक तो इनमें पूंछ सुविकसित, पाद और मेखलाएं भी सुविकसित। उसके अलावा कोडेटा या यूरोडेला जो ऑर्डर है,
इसमें अग्रपाद और पश्चपाद का आकार लगभग समान, और इसमें आते हैं सैलामेंडर जिसका लार्वा है एक्सोल्टल, और इसके अधिकांश जीव नियोटेनी प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं क्लास एम्फीबिया के ऑर्डर कॉर्डेटा या यूरोडेला के बारे में। अब आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है सैलामेंडर, ये जरायुज है। क्लास एम्फीबिया में ज़्यादातर जो जीव है वो ओविपेरस या अंडज है। जरायुज का एग्जाम्पल है सैलामेंडर, और इसका लार्वा है एक्सोल्टल, और ये क्या प्रदर्शित करता है? नियोटेनी। और नियोटेनी प्रदर्शित करने का कारण इनमें थायरोक्सिन की कमी से नियोटेनी व पीडोजेनेसिस होता है, और नियोटेनी और पीडोजेनेसिस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइलोट्राइटन, जिसे भारतीय सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है। ट्राइलोट्राइटन। एम्बाइस्टोमा, जिसे टाइगर सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है। प्रोटियस, जिसे ब्लाइंड या केव या गुफा में रहने वाले सैलामेंडर के नाम से या केव सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है। प्रोटियस। ब्लाइंड सैलामेंडर नाम आते ही आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जिम्नोपियोना या अपोडा का सदस्य हैं, वो एक थायोपिस है वहां पर, जिसे ब्लाइंड या डीप वर्म कहते हैं। यहां पर ब्लाइंड या केव सैलामेंडर है, जो ऑर्डर किस में आएगा? कॉर्डेटा या यूरोडेला में। नाम क्या है? प्रोटियस। नेक्टूरस, वाटर डॉग या मड पप्पी कहते हैं इसको। साइरेन, मड ईल जो कीचड़ में होता है। प्रोटियस, नेक्टूरस और साइरेन, ये तीनों ऐसे जीव हैं जिनमें परमानेंट नियोटेनी पाई जाती है, और इनमें 3 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। प्रोटियस, नेक्टूरस और साइरेन ऐसे 3 जीव है जिनमें परमानेंट नियोटेनी होगी। ट्राइटन, जिसे क्रेस्टेड न्यूट या छिपकली के समान जंतु है, ट्राइटन। क्रिप्टोब्रैंकस लार्जेस्ट एम्फीबियन है, सबसे बड़ा उभयचर है क्रिप्टोब्रैंकस। और एक और एग्जांपल है एम्फियूमा, जिसे कोंगो ईल कहते हैं। इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है 80 माइक्रोमीटर की। दोस्तों, अगर ऑर्डर कॉर्डेटा या यूरोडेला से कुछ बातें याद रखनी हैं तो एक तो है इस क्लास में आने वाला लार्वा एक्सोल्टल। परमानेंट नियोटेनी कौन कौन प्रदर्शित करेंगे? प्रोटियस, नेक्टूरस और साइरेन। प्रोटियस, नेक्टूरस और साइरेन, ये 3 परमानेंट नियोटेनी प्रदर्शित करेंगे। और सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? कोंगो ईल में, जिसको एम्फियूमा भी कहते हैं। 2 बात याद रखो, एम्फीबिया के जीवों की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। किस ऑर्डर के जीवों की? कॉर्डेटा या यूरोडेला की। सबसे बड़ा जो एम्फीबिया है वो भी कॉर्डेटा या यूरोडेला का ही सदस्य है, लार्जेस्ट एम्फीबियन क्रिप्टोब्रैंकस। बाकी सैलामेंडर भी इसी में आते हैं। मड पप्पी या वाटर डॉग के नाम से नेक्टूरस, मड ईल के नाम से साइरेन, ब्लाइंड या केव सैलामेंडर के नाम से प्रोटियस, टाइगर सैलामेंडर के नाम से एम्बाइस्टोमा, भारतीय सैलामेंडर के नाम से ट्राइलोट्राइटन, और नियोटेनी प्रदर्शित करने का कारण है थायरोक्सिन की कमी। ऑर्डर कॉर्डेटा या यूरोडेला के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। किस कैरेक्टर को कंपेयर करके देखना है ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर सकें। परमानेंट नियोटेनी के 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे बड़ी आरबीसी ऑर्डर कॉर्डेटा या यूरोडेला का सदस्य हैं कोंगो ईल, जिसकी सबसे बड़ी आरबीसी और आकार कितना है? 80 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट एम्फीबियन भी किस में आएगा? कॉर्डेटा या यूरोडेला में, क्रिप्टोब्रैंकस। और छिपकली के समान जंतु या क्रेस्टेड न्यूट के नाम से किसको जाना जाता है? ट्राइटन को। और इस तरीके से आप ऑर्डर कॉर्डेटा से जुड़ी हुई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया का तीसरा ऑर्डर एन्यूरा या सैलियंसिया। मैंने आपको बताया कि क्लास एम्फीबिया में कुल लगभग 3000 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से 2600 अकेले ऑर्डर एन्यूरा या सैलियंसिया में पाई जाती है।
इसलिए इसे लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया, उभयचरों का सबसे बड़ा गण भी कहा जाता है। इसमें पाद और मेखलाएं सुविकसित होती है। पूंछ वयस्क अवस्था में विलुप्त हो जाती है। लार्वा में पूंछ होती है लेकिन वयस्क में विलुप्त हो जाती है। इनकी ट्रंक का आकार कोडेटा या यूरोडेला की तुलना में छोटा होता है, इसलिए कशेरुकाओं की संख्या कम होती है। 5 से 9 वर्टिब्री पाई जाती है। इनके पश्चपाद अग्रपाद से बड़े होते हैं। मेंढक को आपने देखा ही है, पीछे वाले पैर आगे वाले पैरों की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं। अंतिम कशेरुका छड़नुमा, जिसे यूरो स्टाइल कहा जाता है। अंतिम जो कशेरुका है वो छड़नुमा होती है और उसे क्या कहा जाएगा? यूरो स्टाइल। इनमें नेत्र पलक युक्त होते हैं। अश्रु ग्रंथियां लैक्राइमल ग्लैंड भी पाई जाती है और नीचे की पलक गतिशील होती है। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे या देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर वाली पलक गतिशील होती है, लेकिन एन्यूरा या सैलेंसिया गण के सदस्यों की नीचे वाली पलक गतिशील होती है और इनके ऊपरी जबड़े पर मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। मैक्सिलरी टीथ, ऊपरी जबड़े पर मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। मध्य कर्ण में कर्णपट या टिम्पैनम झिल्ली पाई जाती है और इनमें ध्वनि उत्पादन के लिए वोकल सेक पाए जाते हैं। वोकल सेक, जिन्हें ध्वनि कोश कहा जाता है, और ये ध्वनि कोश केवल नर में क्रियाशील होते हैं। वोकल सेक भी आपको याद रखना है ऑर्डर सैलेंसिया या एन्यूरा के बारे में। इनमें सर्दियों में ये जमीन के अंदर चले जाएं उसे हाइबरनेशन, और गर्मियों में जाते उसे एस्टिवेशन, ये दोनों प्रदर्शित करेंगे। और लार्वा गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करेगा और वयस्क लंग्स द्वारा। इनकी त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो स्किन को चिपचिपा या नमी युक्त बनाती है ताकि स्किन से भी रेस्पिरेशन हो, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और इनमें विष ग्रंथियां भी पाई जाती है। एक बात आप याद रख लें, एन्यूरा में क्यूटेनियस त्वचा द्वारा रेस्पिरेशन, बक्कल फेरेंजियल कैविटी द्वारा, गिल्स द्वारा लार्वा में और एडल्ट में लंग्स द्वारा। और त्वचा को नम रखने के लिए म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। कुछ में विष ग्रंथि भी होती है। एग्जाम्पल है राना टिग्रीना, कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। राना टिग्रीना, राना गोलियत, लार्जेस्ट फ्रॉग, सबसे बड़ा मेंढक राना गोलियत, और कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से राना टिग्रीना को जाना जाता है। मेंढक क्लास एम्फीबिया के ऑर्डर एन्यूरा या सैलिएंसिया में आता है। मेंढक भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब फ्रॉग के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, लेकिन एन्यूरा को आप ढंग से पढ़ेंगे तो मेंढक से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। देखो, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया, पाद और मैखलाएं सुविकसित, वयस्क में पूंछ विलुप्त हो जाती है, लार्वा में होती है। मेंढक का लार्वा टेडपोल, ट्रंक का आकार छोटा होता है इसलिए कशेरुकाएं 5 से 9, पश्चपाद बड़े होते हैं। अंतिम कशेरुका छड़नुमा, जिसे यूरो स्टाइल, नेत्र पलक युक्त होती है, नीचे वाली पलक गतिमान होती है, आंसू ग्रंथियां भी पाई जाती है। ऊपरी जबड़े में मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं, टिम्पेनम या कर्णपट होता है और वोकल सेक पाए जाते हैं, केवल नर में क्रियाशील। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों होगा। लार्वा में श्वसन गिल्स द्वारा और वयस्क में लंग्स के द्वारा। त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां और विष ग्रंथियां पाई जाती है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया, राना टिग्रीना कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग और राना गोलियत लार्जेस्ट फ्रॉग के नाम से जाने जाते हैं। एन्यूरा या सैलिएंसिया के कुछ और एग्जाम्पल देखिए। रेकोपोरस फ्लाइंग फ्रॉग, त्वचा वलयों द्वारा ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकता है, उड़ सकता है, इसलिए इसको वृक्षाचारी या फ्लाइंग फ्रॉग कहा जाता है। रेकोपोरस। ब्यूफो, कॉमन टोड कहते हैं इसको, इसमें विष ग्रंथियां पाई जाती है और ये विष ग्रंथियां पैरोटिड लार ग्रंथि का मॉडिफिकेशन या रूपांतरण है। मिडवाइफ टोड, मिडवाइफ से यहाँ मतलब है दाई, जो बच्चे की केयर करती है, मिडवाइफ टोड के नाम से जाना जाता है। टाइलस को
इसमें नर अंडों को पिछली टांगों पर चिपकाए रखता है। इसमें पेरेंटल केयर का लक्षण पाया जाता है। जो नर होगा वो अंडों को अपनी पिछली टांगों पर चिपकाए रखेगा, इसलिए इसको मिडवाइफ टोड, और इसका एग्जाम्पल है एटाइलस। तो एटाइलस का दूसरा नाम मिडवाइफ टोड, और मिडवाइफ टोड क्यों कहते हैं? क्योंकि अंडों को पिछली टांगों पर चिपकाए रखता है। हाइला, हरा मेंढक वृक्षाचारी होता है और उंगलियों के सिरों पर आसंजक ग्रंथियां होती है जो पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है। पाइपा अमेरिकाना, जिसे सूरीनाम टोड भी कहा जाता है, और इसकी पीठ पर अनेक छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं और इन गड्ढों में हैचिंग होने तक अंडों को रखा जाता है। तो इसमें भी सेकेंडरी विविपेरी, द्वितीयक जरायुजता पाई जाती है। अंडों को उन गड्ढों में रखा, वहां पर हैचिंग होगी, फिर वहां से विकसित शिशु का जन्म होगा। इनमें जिव्या अनुपस्थित, जिनमें जिव्या अनुपस्थित उनके लिए सीसीलियन शब्द होता है। डिस्कोग्लोसस, जिसे बॉम्बिनेटर या फायर बेली टोड कहा जाता है। गैस्ट्रोथीका, मार्सुपियल टोड, ये भी पेरेंटल केयर का एग्जाम्पल है। गैस्ट्रोथीका, मार्सुपियल टोड। और एटाइलस, फिर है फाइलोबैटिस, सबसे छोटा मेंढक जो क्यूबा में पाया जाता है। और हाइला वर्सिकलर, जहरीला मेंढक होता है। ये था गण एन्यूरा या सेलेंसिया से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार फिर देखिए। फ्लाइंग फ्रॉग रेकोपोरस, कॉमन टोड ब्यूफो, विष ग्रंथियां पैरोटिड लार ग्रंथि का मॉडिफिकेशन। मिडवाइफ टोड एटाइलस, हरा मेंढक या वृक्षाचारी हाइला, उंगलियों पर आसंजक ग्रंथियां होंगी। पाइपा अमेरिकाना, सूरीनाम टोड, सेकेंडरी विविपेरी का एग्जाम्पल, इसमें जिव्या अनुपस्थित, इसलिए सीसीलियन वर्ड का इस्तेमाल होगा। डिस्कोग्लोसस बॉम्बिनेटर, इसे फायर बेली टोड भी कहा जाता है। गैस्ट्रोथीका क्या है? मार्सुपियल टोड, इसमें पेरेंटल केयर होगी। और सबसे छोटा मेंढक फाइलोबैटिस क्यूबा में पाया जाता है, और जहरीला मेंढक हाइला वर्सिकलर। तो दोस्तों, क्लास एम्फीबिया और उसके तीनों गण, जिम्नोपियोना, एपोडा, कोडेटा, जिसका दूसरा नाम है यूरोडेला, और एन्यूरा, जिसका दूसरा नाम है सेलेंसिया, सबके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है। वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।